Let us start illustration number 4. So we have to make liquidator's final statement of account. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31st March 2012 द फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड. सब्सक्राइब्ड कैपिटल दे रखी है आपको 19,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. देन आपको दिया हुआ है P&L का बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है. क्रेडिटर्स हैं प्रेफरेंशियल पार्टली सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,310 अनसिक्योर्ड दिए हुए हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड है. देन असेट्स गिवन है आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट गुडविल पेटेंट्स. करंट असेट्स गिवन है इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश. The liquidator realized the assets as follows: freehold property 35,000, plant 51, inventory 39, trade receivable 58,500 and cash 2,500. तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू assets realized. और टू असेट्स रियलाइज्ड में मुझे सबसे पहले दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और मेरे पास जो क्रेडिटर्स थे पार्टली सिक्योर्ड, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए बस. पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मुझे दिए हुए थे 55,310 और ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे. और मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो रियलाइज हुई है वो हुई है 35,000 की. तो 35,000 तो हमने पार्टली सिक्योर्ड को पे कर दिए. बाकी कितने बच गए जो हमने इनको पे नहीं किए, दैट इज 20,310. ये मेरे बचे हुए क्या कहलाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो जो 35,000 रियलाइज हुआ था पार्टली सिक्योर्ड को हमने दे दिया, वो तो यहाँ पे नील आ जाएगा ना. हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की रियलाइज हुई थी, 35,000 पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमने कितने के भुगतान कर दिए इससे, 35,000 के. तो ये यहाँ पर तो नीली शो होगा क्योंकि हमने 35,000 उनको पे कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया प्लांट. प्लांट रियलाइज हुआ 51,000 का. देन इन्वेंट्री 39,000, ट्रेड रिसीवेबल 58,500, कैश 2,500. तो इसका टोटल आ गया मेरे पास 1,51,000. अब हम पेमेंट स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले मुझे करनी होते हैं लीगल चार्जेस जो कि मेरे पास नहीं दिए हुए. देन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन के बारे में मुझे दिया हुआ है इट इज 2.5% on amount realized and 2% on amount paid to unsecured creditors. तो 2.5% on amount realized लिखा है, 2.5% on amount realized. तो amount realized कितना है, 1,51,000 तो ये रियलाइज हुआ है और 35,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रियलाइज हुआ था. तो टोटल अमाउंट रियलाइज्ड है 1,86,000. तो 2% ऑन 1,86,000 मुझे निकालना है जो कि मेरे पास आ गया इट इज 4650. इसके बाद देन मेरे को नेक्स्ट क्या निकालना है, अमाउंट जो रेम्यूनरेशन है वो क्रेडिटर्स के ऊपर है, लेकिन उससे पहले मुझे लिखने हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 1,000, सो आई रोट हियर 1,000. देन बारी आती है डिवेंचर होल्डर्स की जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो डिवेंचर होल्डर्स के बाद मेरी टर्न आ जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए हुए थे, कितने दिए हुए हैं, इट इज 24,200. तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 24,200
और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे मुझे दिया हुआ है 2%, तो प्रेफरेंशियल भी होते तो अनसिक्योर्ड ही हैं, तो 24,200 के ऊपर पे कर दो 484। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है तो प्रेफरेंशियल को नहीं देना। अगर ये नहीं लिखा तो प्रेफरेंशियल के ऊपर भी हमको देना है। अब हम साथ साथ बैलेंस चेक करते जाएंगे कि हमारे पास बचा कितना है। हमारे पास टोटल था 1,51,000, जिसमें से हम अभी तक 4650 एक दे चुके, 484 एक दे चुके, 1000 और 24,200। सो लेट अस चेक द बैलेंस फर्स्ट कि हमारे पास बचा कितना है। तो 1,51,000 माइनस 4650 माइनस 484 माइनस 1000 माइनस 24,200, तो मेरे पास बचा 1,20,666, ये अमाउंट बची है। और मेरे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, आई हैव टू चेक। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मेरे पास जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो है 99,790। बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी अनसिक्योर्ड है, वो मुझे दिया हुआ है 12,000 का। और यहाँ से मेरे पास कितने आए थे, 20,310। मेरे पास 3 तरह के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे जो कि कुल मिलाकर बनते हैं 1,32,100। ये मेरे पास अमाउंट है 1,20,666। क्या ये 1,32,100 को पे करने के लिए सफिशिएंट है? नो मैम, नहीं, सफिशिएंट नहीं है। तो इसका जो रेम्यूनरेशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 2/102 ऑन 120,666, जितना बचा हुआ है उसका 2/102 कर देंगे। तो मेरे पास अमाउंट आ गई 2366। इसको मैं आउटर में लिख देती हूँ, यह टोटल आ गया 7,500 का। और बाकी बची हुई अमाउंट आई विल पे टू माय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मेरे पास कितने बचे, टोटल 120,666 में से मैंने 2,366 का रेम्यूनरेशन दे दिया, तो बची हुई अमाउंट आई मेरे पास 1,18,300, जो मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे की। और टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मेरे कितने के थे, 1,32,100 के। तो 1 रुपये में कितने पैसे की पेमेंट हुई है, 89.55 की पेमेंट हुई है यहाँ पर, 89.55। दिस इज पैसे इन ए रुपी। समझ में आया? मैम हाँ जी। मैम एक बार ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मैम नील वाला आंसर एक बार समझाना मैम। आपने एक लोन लिया हुआ है 55,310 का, उसके अगेंस्ट आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ था, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेच के मिले 35,000। तो 35,000 इसको बेच के मिले, तो बाकी 20,310 का लोन छोड़ दोगे? नो मैम। नहीं छोड़ोगे ना, तो वो पैसे तो लेने ही है। तो वो सिक्योर्ड नहीं, पार्टली सिक्योर्ड था। हमने पहले से ही लिखा था कि पार्टली सिक्योर्ड है, इसका मतलब उसका आधा पार्ट, कुछ पार्ट सिक्योर्ड है और कुछ पार्ट उसका अनसिक्योर्ड है। तो जो सिक्योर्ड पार्ट था वो कितना था, 35,000। जब हम यहाँ पर फुली सिक्योर्ड लिखते थे, अगर मान लो मैंने लिखा कि 60,000 की असेट रियलाइज हुई, उसमें से मैंने 40,000 का लोन दे दिया, तो सरप्लस में लिखती थी यहाँ पर। यस। अब मेरे पास सरप्लस बचा ही नहीं है। मेरे पास 35,000 जो आया वो मैंने 35 का 35 पार्टली सिक्योर्ड को दे दिया, और जो बचा हुआ इसका पार्ट था 20,310, वो मैंने ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया। मैम ये कहाँ मेंशन है मैम, ये कि 20,310 है, ये अनसिक्योर्ड में काउंट होगा मैम? मैंने अभी आपसे पूछा, आपने ही बताया कि अगर आपका कोई लोन 55,310 का पार्टली सिक्योर्ड है तो उसका बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? अनसिक्योर्ड। कहाँ लिखा है ये? पीछे रूल में है मैम शायद से।
रूल क्या, ये तो जनरल सी बात है, अंडरस्टूड है कि मैं बोल ही रही हूँ कि पार्टली सिक्योर्ड है, तो पार्टली क्या हुआ वो? अनसिक्योर्ड। फिर इसको लिखने की जरूरत है क्या? नो। अगर एक गिलास आधा भरा हुआ है तो आधा क्या है वो? खाली। तो फिर कहने की जरूरत है क्या कि ये आधा भरा हुआ है और आधा खाली है? क्या तो आधा भरा हुआ है। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? आई मैम। ओके, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम वो वहाँ पे हमने 2/102 क्यों लिया है? आपने पहला लेक्चर नहीं लगाया था? मैम लगाया था। तो फिर आपको मैंने समझाई थी बात कि जब आपके पास टोटल अमाउंट जो बचती है उसी में से आपको रेम्यूनरेशन देना है, तो वो रेम्यूनरेशन उसके इंक्लूसिव वो अमाउंट है, यानी कि वो 100 को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही है 102 को, या जितना भी आपने देना है। अगर 103 देना है तो 103 को, तो फिर उसी में से देना है, तो वो उसको इंक्लूड करके अमाउंट आएगी, तो उसमें से कैसे निकालोगे? एक सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको कह दिया कि 40,000 रुपए हैं, 40,000 में से 2% रेम्यूनरेशन दे दो, और इसमें रेम्यूनरेशन की अमाउंट शामिल है, तो आपने जैसे वो कभी फाइनल अकाउंट्स में मैनेजर कमीशन निकाला हुआ होता है कि भी वो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, तो आप कैसे निकालते हो कि कोई भी कॉस्ट आपको दे रखी है, उसमें आपको कोई खर्चा ऐड करना है और ये टोटल कॉस्ट आनी है, और मैं आपको कह दूं कि ये 10% इसका है टोटल कॉस्ट का, और दूं मैं आपको 50,000, यहाँ पे कॉस्ट दे दूं, तो 50,000 का 10%, अगर आप इसका 10% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये एक्सपेंडिचर जो है टोटल कॉस्ट का 10% होना चाहिए, तो टोटल कॉस्ट का 10% है ये? नो मैम। ये तो ये वाली कॉस्ट का 10% है। तो अगर इसका 10% चाहिए था मुझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो कॉस्ट है इसका 10% होना चाहिए, तो जो ये वाली कॉस्ट है ये कितनी है, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? ये 90 को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये 100 है तो, और ये 10 है, तो तब हम जो भी हमारे पास कॉस्ट दे रखी होती थी उसका 10/90 करके निकालते थे। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोई चीज इसके ऊपर दे रही हूँ आपको कि मुझे इस पे निकालनी है, और आपको अमाउंट दे दी मैंने आपसे कहा कि कुल मिलाकर 55,000 की पेमेंट करनी है फुल, और इसी में से आपने ये इंटरेस्ट या जो भी चीज है वो देनी है, इसका 10% देना है, तो ये चीज निकालो आप। तो अब आप एक बात बताओ कि आपको मैंने ये तो दिया नहीं, मैंने तो ये दिया है, और ये इसमें तो इंटरेस्ट शामिल है, तो अगर इसमें इंटरेस्ट शामिल है तो ये 100 और इंटू 10% ये 110 के बराबर नहीं हुआ? यस मैम। तो इसी तरीके से मैंने वो चीज निकाली है कि आपको मैंने कहा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पेमेंट होनी थी वो थी 1,20,666। मेरे पास बचा ही इतना है। कितना अमाउंट बचा है मेरे पास? 1,20,666। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका 2% रेम्यूनरेशन दे दो, तो आप इसका 2% रेम्यूनरेशन अगर देते हो तो 1,20,666 इंटू 2%, 2,413 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप 1,20,066 दोगे और टोटल आप 2,413 रुपए दोगे, तो आपके पास टोटल अमाउंट होनी चाहिए 1,23,079। कहाँ से लाओगे? मैम आ गया समझ। तो हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अगर निकालना है 2%, वो कब निकालना है? जब हमारे पास बैलेंस ज्यादा बचा हुआ हो। अब हमारे पास बैलेंस नहीं है, इसी में से 2% निकालना है, तो ये 102 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से 2% कैसे निकालेंगे? 102 से डिवाइड करके। समझ में आया? यस मैम।
Okay, let us take illustration number 5. A Limited went into voluntary liquidation on July 1st, 2017. Its balance sheet at that date were given below. Balance sheet given है आपको. उसके बाद लिखा हुआ है the preference dividend were in arrears for 2 years. Preference dividend 2 साल का arrears में है, तो ये हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. The arrears are payable automatically on liquidation. हमारा पहला रूल ही कंप्लाई कर गया. उन्होंने लिखा हुआ है कि एरियर्स को लिक्विडेशन पर देना है, तो अब हम पे करेंगे. The liquidator sold building plant inventory for 2,20,000. तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कोई एसेट गिरवी तो नहीं है. तो हमने देखा कि हमें डिवेंचर्स दिए हुए थे, क्रेडिटर्स दिए हुए थे, और यहाँ किसी के आगे नहीं लिखा हुआ कि कोई भी चीज गिरवी रखी हुई है. तो हमने यहाँ पे लिखा टू कैश इन हैंड, जो हमें कैश एट बैंक दिया हुआ है, दैट इज गिवन टू यू 15,000. टू असेट्स रियलाइज्ड, मुझे दिया हुआ है बिल्डिंग प्लांट एंड इन्वेंट्री, दैट इज 2,20,000. देन लिखा हुआ है एंड रियलाइज्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 5,000 ऑफ विच proved to be irrecoverable. ट्रेड रिसीवेबल टोटल थे मेरे पास 35,000, जिसमें से उसने कहा कि 5,000 रिकवर नहीं हुए. तो रिकवर कितने हुए? 30,000. तो टोटल आ गया मेरे पास 2,50,000. He admitted the claim of all creditors, 3,000 of which were preferential. Expenses of liquidation 2,350. Debentures were repaid on December 31st. Liquidator remuneration was 2.5% on asset realized except cash. Cash पर नहीं देना है. 2% on amount distributed to equity share holders. अब आप इस क्वेश्चन में देखो, ये दिया हुआ है कि 2% remuneration देना है आपने इक्विटी शेयर होल्डर को. तो इसका मतलब अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट तो हो रही है. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आएगी. और अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है तो कंपनी सॉल्वेंट होती है. और अगर कंपनी सॉल्वेंट होती है तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कहां तक का पे करते हैं हम? रीपेमेंट डेट तक का. यस, अप टू द डेट ऑफ रीपेमेंट. तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारे पास लीगल चार्जेस नहीं है. सबसे ऊपर हमें दिया हुआ है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन. तो रेम्यूनरेशन हमें ऑन असेट रियलाइज्ड गिवन है कितना? 2.5%, और वो भी किस पे देना है? 2,50,000 पे, कैश पे नहीं देना. तो 2,50,000 का 2.5% हमने निकाला, ये आ गया हमारे पास 6,250. इसके बाद हमें देना है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2,350. इसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है आपकी डिबेंचर होल्डर्स की. डिबेंचर होल्डर्स गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 50,000 और 9% इंटरेस्ट है. 50,000 का 9% इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हमें डिवेंचर कब पे करने हैं? 31 दिसंबर 2017. और ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है जुलाई 2017 की. तो जुलाई 2017 को लिक्विडेट हो रही है. जुलाई से देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब का दिया हुआ है ये? हाँ जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का. तो 9% फॉर 6 मंथ्स. 50,000 का निकाल दोगे आप, 6/12 इंटू 9%, तो ये आ गया आपके पास 2,250, और ये आपकी पेमेंट हो जाएगी 5,250. अब डिबेंचर होल्डर्स के बाद टर्न आती है क्रेडिटर्स की. तो सबसे पहले हमें दिए हुए हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दैट इज 3,000. फिर हमें दिए हुए हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स पे कोई रेम्यूनरेशन देना है. तो टोटल क्रेडिटर्स मेरे पास थे 30,000, जिसमें से 3,000 प्रेफरेंशियल थे. तो अनसिक्योर्ड कितने बचे? 27,000. नेक्स्ट टर्न आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मुझे गिवन है 75,000,
और इसके ऊपर डिविडेंड है 10% का, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो 7500 एक साल का हुआ। 2 साल का एरियर में था जो उसने मुझे कहा कि आपको पे करना है लिक्विडेशन के टाइम पर, तो 15,000 मेरे को पे करना है। तो टोटल पेमेंट हो गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की 90,000। अब जो बचा वो किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेम्यूनरेशन था 2% बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल वैसे ही इसका टोटल करेंगे आप। इट इज 2,65,000, इसमें से माइनस कर दोगे 6250, 2350, 52250, 3000, 27,000 एंड 90,000। ये माइनस करने के बाद आपके पास बचा 84,150। अब 84,150 में से ही आपने रेम्यूनरेशन देना है। तो जब इसमें से रेम्यूनरेशन देना है तो ये रेम्यूनरेशन को इंक्लूड करके है, तो 102 करेंगे। 84,150। जब भी अमाउंट सफिशिएंट नहीं होती तो हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ता है। तो ये आ गया आपके पास 1650। इसको टोटल करके यहाँ लिख देंगे आप, और बची हुई अमाउंट जो है वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। और मैंने बताया था आपको कि लास्ट में हमें बताना होता है कि हमने एक शेयर होल्डर को कितना दिया। तो हमारे पास टोटल शेयर होल्डर्स थे 12,500, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमने 6.60 रुपीज पर शेयर पे किए। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम आ गया। एनी क्वेश्चंस?